प्रश्न पेपर है जिस प्रमुख राजनीतिक चिंतक उसमें पाठ्यक्रम के जो इकाई फर्स्ट है उसमें आज अपन पढ़ेंगे अरस्तु के राजनीतिक विचार में उनके सबसे पहले अपन जानते हैं कि अरस्तु का सामान्य परिचय। अरस्तु जिसको बुद्धिमानों का गुरु और इनसाइक्लोपीडिया ऑफ विजडम के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपने गुरु प्लेटो से जो शिक्षा प्राप्त की और उस शिक्षा को वैज्ञानिक रूप से किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है उस संबंध में अपने चिंतन दिया। तो जो अरस्तु का राजनीतिक चिंतन है वो इस बात को इंगित करता है कि हमें ज्ञान जो है सत्य और तथ्य पर आधारित ज्ञान की परख होनी चाहिए, और उन्होंने अपने चिंतन में सत्यता और तथ्यता को अत्यधिक महत्व दिया है। इसीलिए अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु भी कहा जाता है। और अरस्तु के जो गुरु थे प्लेटो, उन्होंने तो अरस्तु को नॉन्स के नाम से जानते थे, यानी वो अकादमिक के मस्तिष्क हैं, और जो विद्यार्थी हैं वो अकादमी के शरीर हैं, और उसका जो मस्तिष्क है वो अरस्तु है। प्लेटो का ये भी कहना था कि अरस्तु का जो घर है वो पाठकों का घर है, और अरस्तु जो है वो एक प्रकार से इनसाइक्लोपीडिया के समान है। उसमें ज्ञान का इतना अधिक समावेश है कि वो बौद्धिकता की किरणें वहाँ से निकलती है। मैक्सी ने उनको प्रथम राज वैज्ञानिक की संज्ञा दी, तो कैटरीन कहते हैं कि वो एक देवदूत के समान है। और अरस्तु पहले विचारक हैं जो इस बात को इत्फाक रखते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए, यानी हमारा ज्ञान जो है वो धरातलीय सच्चाई पर आधारित होना चाहिए और वैज्ञानिकता पर आधारित होना चाहिए। इसीलिए उनको प्रथम राज वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। जहाँ तक अरस्तु के जीवन का परिचय है, अरस्तु का जो जन्म है वो 384 ईस्वी पूर्व स्टेगिरा में हुआ था। वो एथेंस के मूल नागरिक नहीं थे, बाद में उन्होंने एथेंस वो आए हैं। उनकी जो रचनाएं हैं उनकी संख्या लगभग 400 मानी जाती है, जिसमें द पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटेगल्स, फिजिक्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स आदि प्रमुख हैं। जहाँ तक अरस्तु के प्रमुख राजनीतिक विचारों का प्रश्न है, अरस्तु राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, राज्य के तत्वों के बारे में, दासता के संबंध में, संपत्ति के संबंध में, परिवार के संबंध में, नागरिकता के संबंध में, संविधानों के वर्गीकरण के संबंध में और क्रांति, न्याय और आदर्श राज्य के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। अरस्तु का जो राजनीतिक विचार है उन पर जो सर्वाधिक प्रभाव देखा जा सकता है वो उनके गुरु प्लेटो का है, लेकिन उसके साथ प्लेटो एक दार्शनिक चिंतक होने के साथ अरस्तु एक वैज्ञानिक चिंतक है, तो वो अपने प्लेटो से इतर बातें भी करते हैं। इसके साथ तत्कालीन परिस्थितियों के उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। पैतृक जो उनकी पृष्ठभूमि थी उसका भी प्रभाव दास्ता पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और कोई भी व्यक्ति समकालीन व्यक्तियों और अपने मित्र मंडलियों से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। ठीक ये बात भी अरस्तु पर भी लागू होती है कि उन तत्कालीन जो व्यक्ति थे, उनके संगी साथी थे, उनका प्रभाव भी अरस्तु पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जहाँ तक अरस्तु के अध्ययन पद्धतियों की बात है, अरस्तु ने अपने अध्ययन में उद्गमात्मक पद्धति का सहारा लिया है, यानी कोई भी चीज कहाँ से उसका उद्गम है उसकी जड़ों को खोजने का प्रयास किया। इसके साथ उन्होंने ऐतिहासिक विधि का सहारा लिया, और इसके साथ साथ उन्होंने अध्ययन पद्धतियों में उद्देश्यपूर्ण अध्ययन पद्धति को अपनाया, और अपने ज्ञान को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सादृश्य प्रणाली को भी अपनाया। इसके साथ साथ विश्लेषणात्मक पद्धति का भी अरस्तु ने सहारा लिया। इसीलिए अरस्तु ने अपनी एक एकेडमी की स्थापना की जिसको लिसियम के नाम से जाना जाता है। ये मकदूनिया की सबसे बड़ी अकादमी थी, और इस लिसियम का उद्देश्य यह था कि यहाँ प्रवेश करने वाला व्यक्ति जो है वो ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, बुद्धि संपन्न हो, तार्किकता से परिपूर्ण हो। जहाँ तक अरस्तु को प्रथम राजवैज्ञानिक के रूप में चित्रित किया जाता है, माना जाता है, जैसा कि मैक्सी कहता है कि अरस्तु प्रथम राज वैज्ञानिक है, तो इसका पहला कारण तो ये है कि राजनीति और नैतिकता का अरस्तु पृथक्करण करते हैं, और ये मानते हैं कि राजनीति जो है वो
तर्क का विषय है और नैतिकता विश्वास का विषय है, इसलिए दोनों में पृथकता अनिवार्य है। इसके साथ ही अरस्तु ने आगमनात्मक विधि को अपनाया और यथार्थ चिंतन अरस्तु ने प्रस्तुत किया। उन्होंने राज्य और राज्य के अंगों का क्रमबद्ध वर्णन किया, इसके साथ संविधानों का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया, नागरिकता की व्याख्या की, नागरिकता की कसौटी को परखा, कानून की सर्वोच्चता पर बल दिया। सरकार के अंगों जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो अंग होते हैं, इन अंगों का जो पहला चित्रण है वो भी अरस्तु के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही अरस्तु इस बात को भी इंगित करते हैं कि राजनीति पर भौगोलिक तथ्यों का और आर्थिक अर्थनीति का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इसीलिए अरस्तु को एक प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, जिसका प्रभाव जो है वो हुकर पर, जीन बोधा पर, लॉक पर और हंटिंगटन पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अरस्तु एक उदारवादी राजनीतिक चिंतक थे। जो प्लेटो थे वो सिटी स्टेट्स की बात कहते हैं, उसके स्थान पर अरस्तु कॉस्मोपॉलिटिक्स की बात कहकर पॉलिस स्टेट्स की बात कहते हैं और पॉलिस से पॉलिटिकल साइंस का उद्भव माना जाता है। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पितामह या जनक के रूप में जाना जाता है। इसके साथ साथ अरस्तु ज्ञान में विवेक और वैज्ञानिकता का समावेश करते हैं और अरस्तु के बाद की आने वाली पीढ़ी में एक्विनास निश्चित रूप से अरस्तु से प्रभावित होते हैं। दांते द मॉर्सियो अपनी जो रचना है उसमें स्पष्ट रूप से अरस्तु का प्रभाव देखा जा सकता है। मार्सिलियो की डिफेंसर पेसिस में भी अरस्तु का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उदारवादी चिंतक के रूप में अरस्तु एक प्रमुख चिंतक है।